बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है, पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज 8 रुकनी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें बड़े ज़ीरक और सीनियर सियासतदान शामिल हैं। इस 8 रुकनी कमेटी में अगर हम उसके तरफ जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इसके अलावा सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, राजा फरीद अशरफ साहब है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, चौधरी सालिक हुसैन है, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब मौजूद हैं। जबकि हमारे इल्म में है कि कुछ रोज कबल बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 7 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तश्कील दी थी। उनकी तरफ भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब इसमें मौजूद हैं, जबकि राजा नासिर अब्बास साहब इसमें हैं, उमर अयूब साहब हैं और हामिद खान साहब हैं। तो एक खुशाइंद और बड़ी सियासी पेशरफ्त है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे दी गई और कल सुबह 11 बजे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने दोनों कमेटियों को दावत दी है कि उनसे मुलाकात करें। और अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब की, उनका कहना था कि मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो कल इंशाल्लाह 11:30 बजे शुरू होगा। हम उम्मीद और तवक्को रखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई ना कोई जरूर ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जो एक अरसे से सियासी तातुल की फिजा कायम है, इस जमूत को तोड़ दिया जाएगा। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन नुमाइंदा शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने, आप मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, उनका बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनका बहुत शुक्रिया। और कादर मंदूखेल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं अफनानुल्लाह खान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 8 रुकनी जो हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरान पर मबनी कमेटी है वो तश्कील दे दी है। पीटीआई ने पहले ही दे दी थी। आप समझते हैं कि जो एक पोलराइजेशन की फिजा है, सियासी तनाव की फिजा है, उसमें कमी वाकया होगी? और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुज़ाकरात की गाड़ी अब चल पड़ी है, इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत डिमांड थी पीटीआई की तरफ से कि जो है हमने कमेटी बना दी है, हुकूमत कमेटी बनाए ताकि मुज़ाकरात वाला मामला आगे चले। तो वो जो है अब एक बड़े सीनियर लोगों के ऊपर, बड़े सीजन और सीनियर लोगों पे एक कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से। और अब जो है वो हम ये समझते हैं कि कौम के मफाद में, मुल्क के मफाद में भी यही है कि मुल्क के अंदर जो सियासी तनाव है उसको कम किया जाए, और ये जो उस तनाव की वजह से जो डिस्टेबिलिटी आती है उसको कम किया जाए। और इसलिए हम बड़े ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, चार्टर ऑफ इकॉनमी हो गया, उनके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मुल्क के अंदर प्लानिंग हो ताकि ये जो आपस के मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जा सके। अफनान साहब, लेकिन इन्होंने मुतालबात भी अपने रखे हुए हैं। मैं उमर अयूब खान साहब को सुन रहा था, फिर मैं झगड़ा साहब के पास आऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप बड़े इश्यूज की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो मुतालबात हैं वो 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी और जो अंडर ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? उस पर भी बातचीत होगी? जी, मुज़ाकरात बात ये होती है कि अगर आप जब शुरू कर देते हैं मुज़ाकरात करना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप बात नहीं करना चाहते, मगर फिर अगर माहौल अच्छा हो, मामला ठीक तरह चले, एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ट्रस्ट लेवल आ जाए, तो फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वैसे नहीं होने होते लेकिन वो भी हो जाते हैं। तो ये अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाते हैं। अगर तो ये किसी एक ऐसी डायरेक्शन में गए जिससे लगा कि मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है, तो फिर ये हो सकता है कि हम बहुत सारे ऐसे मामला में जिस पर अभी हम बात ना करना चाहें तब हम उस पर भी बात कर लें। ये आपकी बड़ा अहम नुक्ता है। तैमूर भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे सर? हम सुन रहे थे कल भी बैरिस्टर गौर साहब ने ऑप्टिमिज्म का इजहार किया था जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद जब आए, और उन्होंने कहा कि यानी कि गुज़श्ता कल कहा था कि आज कमेटी बन जाएगी, आज कमेटी बन गई, कल सुबह पहला इजलास भी होने जा रहा है। आप समझते हैं कि सियासी फासले जो होते हैं, सियासी जो खलीज होती है, वो बातचीत से उसमें कमी वाक़या हो सकती है? हमने 2014 में भी देखा था कि आप लोगों ने धरना दिया था, लेकिन उसके बाद
नेगोशिएटिंग टेबल पर आके मामला जो हैं वो सॉल्व हुए थे। आप समझते हैं पॉलिटिकल विल पाई जाती है दोनों तरफ से? ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल चूंकि दो टीम्स बन गई और वो बात कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में कम से कम आज जो है वो माहौल को इस तरीके से रखना चाहिए कि कल बात इनकी हो सके। देखिए, मेरे ख्याल में कुछ शॉर्ट टर्म एम्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एम्स हैं जी। कुछ शायद हुकूमत का एजेंडा होगा। जो पीटीआई का एजेंडा है, जिसमें 26 नवंबर के वाक़ये के लिए इंसाफ, जिसमें सियासी कैदियों को इंसाफ, और जिसमें आई एम श्योर कि ये डिस्कशन में आएगा 2024 के इलेक्शन का हल, और जिसमें इंसाफ के निज़ाम के लिए इंसाफ। इन चार मुतालबों में दो तो खान साहब ने इस डायलॉग के लिए रखे थे, और ये बाकी जो चार हैं हमारे ख्याल में ये वो इश्यूज हैं जो पिछले 2-2.5 साल में मुल्क को बहुत जख्म इन्होंने पहुंचाए। तो ये तो मेरे ख्याल में डिस्कस होगा। अब इसमें हुकूमत एक्चुअली जो है वो मान सकती है या नहीं मान सकती कि ये एक्चुअली इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात की सक्सेस या अदरवाइज को डिटरमिन करेंगे। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म एजेंडा। लॉन्ग टर्म एजेंडा मेरे ख्याल में एक्चुअली तमाम पार्टीज का एक है जी, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो आइन और कानून के ताबे चले। अब क्या इतनी जो है वो दूर अंदेशी होती है कि इस पे बात हो सकती है? और ये मैं मानता हूं कि हुकूमत की कुछ प्रायोरिटीज हो सकती हैं, हुकूमत का कुछ एजेंडा हो सकता है, चाहे वो पब्लिकली कहना चाहें, चाहे वो मुज़ाकरात में कहना चाहें, वो वहां पे। लेकिन आई वुडंट लाइक टू गेट माई होप्स अप। आई थिंक कि जितने जख्म जो है वो पिछले 2-2.5 साल के हैं, मेरे ख्याल में टाइम लगेगा और हमें जो है वो गुफ्तगू रियलिस्टिक करनी चाहिए। एक बात मैं इनमें जरूर कहूंगा अनवार के, अगर ऐसे क्राइसिस से किसी मुल्क ने निकलना है और बगैर किसी नुकसान के निकलना है तो दो चीजें जरूरी। पहली चीज ये कि ये मान लिया जाए कि एक क्राइसिस है, ठीक। और दूसरी चीज वाकई एक मुस्बत हल मुज़ाकरात से ही निकलता। उसके लिए आप नहीं समझते तैमूर साहब, आपसे सवाल करके फिर मैं अफनान साहब के पास जाऊंगा, कि उसको बेहतर माहौल बनाने के लिए, जो कि आप लोगों ने सिविल नाफरमानी तहरीक की भी बात की हुई है और खान साहब ने आज तक मुअख्खर की थी, अब कमेटियां बन गए, कल मुलाकात हो रही है। अभी मैं शेर अफजल मरवत साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपनी पार्टी की आदत को तजवीज़ दी है कि उसको अब जरा तवील मुद्दत के लिए जरा डेफर कर दिया जाए, क्योंकि ये जरा मुज़ाकरात जो हैं, ज़ाहिर बात है इसकी नशिस्तें होंगी, ये एक नशिस्त पे तो मामला तय नहीं होगा। आपकी भी क्या ज़ाती राय है? शेर अफजल मरवत साहब की तो राय आ गई है, आप भी यही तजवीज़ करेंगे कि इस मामले को थोड़ा आगे किया जाए, ताकि अनकंडीशनली आप मुज़ाकरात में जब जाते हैं तो खुले जहन के साथ जाएंगे और तो फिर बातचीत करने और उसके हल तलाश करने में मदद साबित होती है? जो टीम वहां पे जाएगी वो बिल्कुल खुले जहन के साथ जाएगी। सारे सेंसिबल, रीजनेबल और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जी, मंजे हुए सियासतदान भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। एक चीज, एक हकीकत जिसको कोई जो है वो टुकरा नहीं सकता, वो ये है कि इमरान खान बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इसके बावजूद कि टीवी न्यूज बुलेटिन में उसका नाम नहीं लिया जा सकता, आपका 99% टीवी इमरान खान के बारे में होता है, क्योंकि वो अडियाला जेल से भी शायद इस मुल्क की सियासत में जो है, बल्कि मैं शायद का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगा, सबसे बड़ा फिगर तो ऑब्वियसली खान साहब की से होगी। ये जो बात आपने कही है, मेरे ख्याल में इसमें ऑनेस्टली ये दोनों तरफ का जो रवैया होता है उस पर डिपेंड करती है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। देखिए, जो कल और आज हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला जो है वो आया है, शायद जब इस मुल्क में जो है वो मेजॉरिटी ये बिलीव करती है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खिलाफ तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि हमारे अदालती निज़ाम में अगर उसको
आजाद छोड़ा जाए, तो ये दम है कि वो ये ढूंढ ले कि कसूरवार कौन है और बेकसूर कौन। ठीक। इसके बावजूद मुज़ाकरात में हम जा रहे हैं। आज हमारे एक और वर्कर की जो है वो डेथ हुई, अब 26 नवंबर के बाद ठीक। 13 वो कंफर्म केसेस हो गए। एक हमारे और वर्कर हैं, उनकी एक फैमिली मेंबर को आज अगवा किया गया है, शायद क्योंकि वो केस परस्यू करना चाहते थे 26 नवंबर का। ये चीजें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा ये अभी हुकूमत पे है ओके। कि वो क्या रवैया जो है वो वहां पे दिखाता है, और वाकई जो है वो ये मुज़ाकरात एक मसला, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो 2.5 साल से नहीं हल हुआ, उसको हल करने की ये कोशिश है या सिर्फ ये टाइम खरीदने की कोशिश है। अफनान साहब क्या कहेंगे अगर सर? मुस्बत एटीट्यूड मिलेगा तो मुस्बत जवाब भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अफनान साहब क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं तैमूर झगड़ा साहब। देखिए, बात ये है कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी हुई है, और पता नहीं वो उसको कॉल ऑफ किया है कि नहीं किया। कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है। उससे पहले 4 अक्टूबर को SCO का समिट हो रहा था, ये लोग आ गए। फिर बेलारूस का प्रेसिडेंट आया हुआ था, तब ये आ गए। तो ये CBM जो है ना, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं होती, ये 2 वे स्ट्रीट है। आप लोग जो है वो अपना बिहेवियर ठीक करेंगे तो दूसरी तरफ से भी बिहेवियर ठीक होगा, वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। नहीं सर, वो जो कुछ इकदामात का कह रहे हैं, कल के चूंकि कन्विक्शंस हुई हैं फौजी अदालतों में, 25 लोगों को, मुजरिमान को सज़ा मिली है, उस हवाले से कह रहे हैं। अगरचे कल हमने इस पर डिटेल बात की थी, उस पर तो उनके पास फोरम है हाई कोर्ट्स का। और उसके अलावा 26 नवंबर के बारे में कल शौकत यूसुफजई साहब भी बात करते हैं, आज झगड़ा साहब कर रहे हैं। तो अफनान साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय? आप भी ऑनरेबल सेनेटर हैं, सेनेट में भी इस हवाले से बड़ी डिबेट हुई है। जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी आप समझती हैं उसकी ज़रूरत है 26 नवंबर के हवाले से? देखिए, 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बना के आपने क्या फाइंडिंग होगी? अगर इनका एक बंदा उधर कंटेनर से नीचे गिरा तो ये पूरी दुनिया में वो वीडियो चली। तो ये कैसे हो सकता है कि ब्लू एरिया में इतने सारे लोग मारे जाएं जो ये कह रहे हैं? वहाँ पे सारा पाकिस्तान का मीडिया बैठा हुआ है, आपको मालूम है, सारे कितने सारे बड़े चैनल्स के वहाँ पे ऑफिसेज हैं, सब कैमरा लगा के बैठे हुए थे। इनके अपने पास भी फ़ोन है, उसमें भी कैमरे। इस तरह होता नहीं है ना कि इतने बंदे मर जाएं और पता ही ना चले, ऐसे हो नहीं सकता। तो ये मैं अगेन ये वाली बात कर रहा हूँ कि ये इनको चाहिए कि ये अपने आप से भी सच बोले, हमसे भी सच बोले, और एक इसी तरह का बिहेवियर रखें जिससे आगे मामला चलाए जाएं। वरना होगा ये कि जिस तरह मामला चल रहा है उसी तरह ही चलता रहेगा, और ये इसकी सारी जिम्मेदारी PTI के ऊपर है। मैं उसकी वजह बता दूं, क्योंकि इन्होंने 9 मई इन्होंने किया। अब 9 मई जब कर लिया तो उसके बाद उसकी सजाएं तो मिलनी थी। ये तो नहीं हो सकता कि आप 9 मई में सारे पाकिस्तान में इतनी अहम तनसीबात पे हमले करें और उसके बाद आप कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। इस हद तक कि आप देखें जनरल फैज़ को भी कोर्ट मार्शल हो गया है, तो अगर उन्होंने जनरल फैज़ को नहीं छोड़ा तो वो किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम बातें ध्यान में रखें, उसके बाद मामला तो आगे लेके चलें। अब ये मैं जानना चाहूंगा अफनान साहब आपसे, फिर झगड़ा साहब के पास जाऊंगा कि TORs भी बनने चाहिए, आप समझते हैं? आपके इल्म में है अफनान साहब, ये 2014 में भी मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात के बाद जुडिशल कमीशन पे बात आके ठहरी थी 2013 के इलेक्शन पे, और फिर उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़े थे। आप समझते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने चाहिए, ताकि, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का भी मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन से एक कदम पीछे हटेंगे तो फिर आप जो है किसी हतमी हल की तरफ बढ़ सकते हैं? नहीं, वो मैंने ये कहा ना आपसे पहले कि ये तो मुज़ाकरात जो हैं अगर आगे बढ़े, मामला अच्छी तरह चलें खुश असलूबी से, तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन आपने जो मिसाल दी 2013 के इलेक्शन में जो कमेटी बनी, वो कमेटियाँ मिली, फिर जुडिशल कमीशन बना, फिर जुडिशल कमीशन ने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट दी कि कोई जो है वो ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई 2013 के इलेक्शन में। इन्होंने वो 35 पंक्चर का बयानिया खड़ा किया, उसके ऊपर 126 दिन धरना दिया, चाइनीज प्रीमियर को नहीं आने दिया, और बाद में पता चला उसमें कुछ था ही नहीं, और उस पर कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो ये आप देखें ना, ये फिर कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करो। इनसे फिर मुज़ाकरात हमने ये 2023 में किए, जब 15 मई वाली इलेक्शन की डेट आई, उसके अंदर मुज़ाकरात में तय हो गया 15 जुलाई को हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे, 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। हमारे इनसे एग्रीमेंट होने लगा, पीछे से कॉल आ गई इनकी वानी PTI की कि नहीं, अभी असेंबलियाँ तोड़े। इन्हीं हरकतों की वजह से तो अब कोई ट्रस्ट नहीं करता आप पे। आप एक दिन एक बात करते हैं,
थोड़ी देर बाद दूसरी बात कर देते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद एक और बात कर देते हैं। इस तरह फिर मुज़ाकरात तो नहीं होते ना। और मुज़ाकरात का मतलब किसी का ज़ाती मुफाद नहीं होता। आप ये कहेंगे जी मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है, मैं कैसे जेल से बाहर आऊँगा, मैं वज़ीर आज़म कैसे बनूंगा, ये मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जो है उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और उसके अंदर फिर आपको आगे लेके चलना होता है। झगड़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो जैसे अभी अफनान साहब कह रहे हैं, आपकी जो मुज़ाकराती टीम है, ज़रबत है माशाल्लाह, उसमें पीटीआई के साथ साथ सुन्नी जो तहरीक के हामिद रज़ा साहब भी हैं और राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन की अलाइड पार्टीज़ हैं आपकी। तो आप समझते हैं इस कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी होगी, क्योंकि आपने जैसे कहा बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की फाइनल से होगी, ज़रबत है इस मुज़ाकराती कमेटी के पास पूरी से होगी? क्योंकि जैसे अफनान साहब ने कहा, कल भी हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी, वो जैसे 2023 के मुज़ाकरात का कह रहे हैं कि मामला तय हो गए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब सब एग्री कर गए थे, लेकिन फिर वीटो कर दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से। इस कमेटी एम्पावर्ड कमेटी है, मतलब दे कैन टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, या दे विल सीक गाइडेंस ऑन एवरी स्टेप फ्रॉम इमरान खान साहब? जी यार, ओपन बात करेंगे। हमारी कमेटी की जो है वो गाइडेंस या अप्रूवल राइट्स इमरान खान साहब के पास होंगी, लेकिन हुकूमत से तो बेहतर है, क्योंकि हुकूमत के पास तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी शायद अप्रूवल की अथॉरिटी नहीं होगी। दूसरी चीज देखें, मुज़ाकरात में ना मैंने बैठना है ना अफनान ने बैठना है। जी, अगर अफनान जो है वो इन्वॉल्व्ड है या स्ट्रेटजी में या जो बाद में जो बातें आएंगी तो ठीक है, मतलब, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ये चीजें सेंसिटिव होती हैं, हालांकि मैं वो उस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हूं जो पार्टी का जो है वो सबसे एपेक्स बड़ा फोरम है, लेकिन शायद ये मुज़ाकरात की ज्यादा बातें ये 7-8 लोग ही साथ रखें कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, जी, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी और खान साहब के साथ जो है वो डिस्कस करें। लेकिन मुझे एक दो बातें सुन के एक्चुअली अफसोस हुआ अफनान का। एक, जो इन्होंने 26 नवंबर पे बात की, क्योंकि अगर ये एटीट्यूड रहेगा जी, और इस बुनियाद पे ये कुछ ऑफर करेंगे तो फिर हमें ब्लेम ना करें। और दूसरी बात, जो हैरत होती है कि जब मॉरल लेक्चर्स मिलते हैं एक पार्टी से जो कि 17 सीटें जीती हुई है, अच्छा, और उसके बाद वो भाषण देती है, हुकूमत में होना किसी और को चाहिए, कर दे यार, फैज का भी एहतसाब कर दे, साथ बाजवा साहब का भी कर दे, साथ 18 के इलेक्शन का भी कर दे, साथ 24 का भी कर दे, लेकिन ठीक, हमें कोई बिलीव करता है या नहीं करता वो तो 8 फरवरी को वैसे समझ आ गई। नवाज शरीफ जो 1981 से यू टर्न करते जा रहा है, अगर पीटीआई की और इमरान खान की आज सपोर्ट है, इसीलिए कि जो नौजवान नस्ल है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जैसे रिवायती सियासतदान से तंग है, और शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनको एक्चुअली किस टाइप का पाकिस्तान चाहिए। ठीक। उन्हें ये जरूर पता है कि उन्हें किस टाइप का पाकिस्तान और किस टाइप का सियासतदान नहीं चाहिए। सर, मैं सर दोबारा लौट के आता हूं, मैं आपके पास अफनान साहब आता हूं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब का एक कमेंट ले लूं। पीपल्स पार्टी को कादर मंदुखेल साहब से उन्होंने कमिटमेंट की थी, राब्ता नहीं हुआ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब का मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, हम मुज़ाकराती जो टीमें तश्कील दी गई हैं और कल मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन भी हैं, राजा अशरफ नवीद कमर साहब, क्या कहेंगे सर मुज़ाकरात के हवाले से? आप किस तरह देखते हैं सारे प्रोसेस को? आप समझते हैं कि इंशाल्लाह कोई ऐसा हल निकलेगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा? जी, पहले तो मुस्बत अंदाज में मैं बात शुरू करता हूँ जी प्लीज। कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि बालाखिर पीटीआई ने मुज़ाकरात का रास्ता चुना और उन्हें यह एहसास हुआ कि वे पावर जो है वो टेबल पे बैठ के खुले दरवाजे के साथ मुज़ाकरात करना है, कन्विंस और गेट कन्विंस, गिव एंड टेक, जो एक तरीका होता है मुज़ाकरात का। मुझे ये भी खुशी है कि इसमें अलाइज पार्टी के तमाम सीनियर मोस्ट वो लोग जी शामिल किए गए हैं जो बहुत ही मोतबर, मैच्योर, कंपोज समझे जाते हैं और उनका एटीट्यूड, हॉस्टाइल हमें नहीं ज्यादा नजर आया है कभी भी। फिर पीटीआई की क़यादत की जो कल स्पीकर साहब से 11 बजे मीटिंग है, जी स्पीकर साहब ने मागी में भी जब
पीटीआई के एमएलए 6 गिरफ्तार किए गए थे, तो प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला था, क्योंकि मैं भी कौमी असेंबली का रुकन हूँ और ऐवान का हिस्सा हूँ। मेरे सामने की बात थी कि उन्होंने कहा था जब तक ये 6 एमएलए नहीं आते मैं इजलास शुरू नहीं करूंगा। और फिर वो 6 एमएलए आए पीटीआई से और इजलास शुरू हुआ। ये बात का कॉन्टेक्स्ट में ये बतलाना चाह रहा हूँ कि कल वही स्पीकर साहब 11 बजे दोनों ग्रुप्स के साथ, जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कल मुलाकात इंशाल्लाह कर रहे हैं। जी जी। और दोनों तरफ से ये बात आगाही है, और मैं रिपीट करूंगा, दोनों तरफ से ये आगाही है कि ये एक मौका है, नादिर मौका है, इसको जाये न करना चाहिए। हमने बाकी तमाम चीजें करके देख ली और हमने उसमें धरनों में, मुजाहरों में नुकसानात देखे, हासिल कुछ नहीं हुआ। अब ये जो पता है, ये जो मौका है, ये जो कार्ड है कि मुज़ाकरात का, ये वही मौसर कार्ड है जो इंशाअल्लाह दोनों जमातों को आगे लेके जाएगा और कोई कॉमन ग्राउंड पे बैठ के कोई बात हो सकेगी जो जिसकी मुल्क को जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज लैकिंग, जो हमारी माशरत को भी मुतासर कर रही है, हमारी बैरून सरमाकारी को भी मुतासर कर रही है। और ऐवान को मैं देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है कि हमें जो मैंडेट मिला है, जो लेजिस्लेशन करने हैं, जो हमने रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात करनी है, बिल्कुल वहां वो माहौल नहीं नजर आता। बहुत दुख की बात। ठीक। लिहाजा अल्लाह करे कि बात आगे बढ़े। हम तो सब मजबूत हैं और बहुत मजबूत अंदाज में इस बात को आगे लेके चल रहे हैं। मजबूत अंदाज में कमेटी बनाई है और मुझे उधर भी पीटीआई में कोई शक नहीं है कि पीटीआई की जो समझदार तबका है वो चाहता है कि टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात के जरिए बात को आगे बढ़ाया जाए। जी, बेग साहब जरा मेरे साथ रहेगा। सेनेटर अफनान साहब, सर आपने सुना बेग साहब ने भी ऑप्टिमिज्म का इजहार किया, लेकिन कुछ नुकात उठाए हैं आपके मैंडेट के हवाले से तैमूर झगड़ा साहब ने, अफनान साहब, और उनका वो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं और जो है वो उनकी बात से मैं वैसे एग्री करता हूं कि जो आपस में कमेटियां मिल रही हैं, अगर इन मुज़ाकरात की जो कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखा जाएगा तो इस पर फिर खुदा ना खास्ता कोई स्पॉइलिंग का इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या कहेंगे अफनान साहब? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मामला जो है वो आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन जो भी बातें होती हैं वो इवेंचुअली बाहर आ जाती हैं। जब कमेटी ख़त्म हो जाएगी, मामला रिजॉल्व अल्लाह करे हो जाए, तो बात तो बाहर आएगी। तो जो पिछले आपके कारनामे वो भी बाहर आ गए हैं तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो आप ये अगर कोई समझ रहा है कि ये इवेंचुअली बाहर नहीं आएगा, तो बाहर तो आना है इसने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे काम ना करें, ऐसे मुज़ाकरात ही में बातें ना करें जिसके बाद में आपको शर्मिंदगी हो। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए 17 सीटें, 17 भी आप कहें, 17 भी नहीं थी सीटें, आप कहें कि आप जो मर्जी कह दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10 साल आपको स्टेट ने सपोर्ट किया है, आपको हर जगह मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, हर जगह की सपोर्ट रही है, तब आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आप कोई अपने वोट से नहीं जीते हुए, आप उस सपोर्ट की वजह से जीते जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ है। तो आज आपको जो है बड़े भाषण देने याद आ रहे हैं मोरालिटी के ऊपर। आपकी मोरालिटी कहाँ थी जब इमरान खान कहता था कि अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है? आपकी मोरालिटी कहाँ थी जब इमरान खान ने कहा कि आरटीए सिस्टम बिठा के आ गया? जब झूठा सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया अपने आप को, तब मोरालिटी आपको याद नहीं आई। जब अपने बनी गाला के घर को 1 रुपये मरला पे रेगुलराइज करा लिया और गरीबों के घर गिरा दिए, तब आपको मोरालिटी याद नहीं आई। तो आप हमें मोरालिटी की बातें ना, इमरान खान का और मोरालिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये 180 डिग्री डिफरेंट है मोरालिटी और इमरान खान। तो ये इसको बेहतर यही है कि ना छेड़े। सारा पाकिस्तान जानता है आप लोगों की क्या हकीकत है, कितने पानी में आप लोग हैं। ये खाली कह देने से सीटें कम और ज़्यादा नहीं होती। आप लोग तो कभी वज़ीर आज़म भी ना बनता आपका तो बंदा, अगर आरटीएस ना बिठाया जाता, अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती, अगर हमारी इलेक्शन के रिजल्ट ना तब्दील किए जाते, तो आप हमें क्यों भाषण दे रहे हैं इन चीज़ों का? तैमूर साहब आपने छेड़ दिया अफनान भाई को। वो कह रहे, मैं चाहूंगा जो स्पिरिट में मिर्जा इख्तियार बेग साहब बात करो, जैसे हम पहली बात करते हैं, अगर उसको जरा आगे लेकर जाएं तो मेरे ख्याल में वो जो कहते हैं ना इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो और नॉन प्रोवोकेटिव किस्म की गुफ्तगू हो, तो जरा शायद उसका इंपैक्ट भी आएगा कमेटी मेंबर्स पर भी। झगड़ा साहब जी, मैंने सिर्फ जवाब दिया जी। बाज बातें बाज दिन की करने की नहीं होती। यस, लेकिन शायद जो अफनान ने कहना था वो उसने कहा, तो जवाब तो मिलेगा।
एक बात अफनान ने कही है और ये मैं जरूर निकालूंगा, गलती से इनके मुंह से निकल गया कि फरवरी 8 का इलेक्शन आप जीते। अक्सर हमारे पीएमएलएन के दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कह देते हैं, आज गुस्से में इनसे ऑन कैमरा भी ये निकल आए। ये मेरे ख्याल में इसे पूछ भी लेंगे और हम कि ये इन्होंने है। इरादी तौर पे कहा है या जबान की एक फिसलन है। ऑफर जी 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 हाँ, एक ऑफर है, जी, इसलिए ऑफर है। मैं कह रहा हूँ क्या ऑफर है? स्पिरिट में ये हमसे सबूत पूछते हैं ना, इंक्वायरी भी दोनों इलेक्शंस का करा दे। हुकूमत में आप हैं जो 10 साल आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किए, सबका एहतसाब भी करा दें, वैसे नहीं जैसे आपने परवेज मुशर्रफ का कराया था। और 18 और 24 के इलेक्शन का अनवार आपके प्रोग्राम पे कंपैरिजन कर दे। मैं जो है वो 24 के इलेक्शंस का सबूत ले आता हूं, जैसे ये जो है वो अभी डी चौक पे सबूत मांग रहे थे, एक एक सीट का, एक एक पोलिंग स्टेशन का सबूत मैं ले आता हूं। और जितने सीट्स पे इनका दावा है, ये भी इनको भी सबूत लाना पड़ेगा। क्यों अफरान साहब ये जो ऑफर किया है, सर इसका जवाब भी ले ले तो। ओके, अफरान साहब इन्होंने काफी बड़ी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर की है, तो क्या कहेंगे? फिर मैं बेग साहब के पास जाता हूं। अफरान साहब, ये बीच में आवाज़ आपकी थोड़ी सी कट गई थी, मैं सुन नहीं सका। क्या ऑफर किया इन्होंने? इन्होंने कहा है कि 2018-2024 के इलेक्शन का जो है वो आप भी अपने सबूत ले आए और मैं भी ले आऊंगा। आप 18 के ले आए, मैं 24 के ले आऊंगा और इसकी इंक्वायरी करा दे आप हुकूमत में, और जिससे जो जो सपोर्ट किया है उनको भी आप लोग कटहरे में खड़ा करें, जैसे आप 10 साल का इनका कह रहे थे। देखिए बात यह है कि 18 का तो इंक्वायरी, मैं खुद 18 का इलेक्शन लड़ा था, 18 की इंक्वायरी तो उस वक्त ही पता चल गई थी ना, जब साकिब निसार ने कह दिया था रिकाउंट नहीं होगा और कोई ट्रिब्यूनल वगैरह का केस नहीं लगेगा। ठीक, उस वक्त ही सारा मामला सबके सामने आ गया था ना। तो कुछ चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, सारी दुनिया के सामने थी। आप लोगों ने पूरे पूरे मज़े लिए हैं उस वक्त स्टेट के। अब आप एकदम से आपकी मोरालिटी जाग गई है। ये कोई मैं इस बात पे पूरा वो करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें ताकि इलेक्शन का निज़ाम बेहतर हो। जो आप लोग लेजिस्लेशन लेके आए थे अपने 10 साल प्रोग्राम के लिए, वही आपके गले पड़ी है आके। आपने हमारे लिए गड़े खोदे थे, खुद उसमें आके गिर गए आप। ये हुआ है आपके साथ। अब आप मानने के लिए माने ना माने, हकीकत तो यही है। बेग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आप लोगों की पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात जो हैं वो भी कशीदा रहे हैं माजी में, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने देखा है कि एक इख्तिलाफ है लेकिन एक स्टेबिलिटी का पैमाना भी रखा जाता है। कल भी आप लोगों का इजलास हुआ, आप लोगों भी अफनानुल्लाह साहब की जमात के हवाले से पावर शेयरिंग फार्मूले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन आप लोगों ने कल नासिर शाह साहब भी कह रहे थे कि वक्त ज्यादा और देंगे पीएमएलएन को ताकि जो मामला हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। सर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? आपने झगड़ा साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, इख्तियार बेग साहब। जी, पहली चीज तो यह है कि मैं अपने दोनों साथियों को निहायती मोतवाना रिक्वेस्ट करूंगा कि माजी को भूल के अब जरा आगे मुस्तक़बिल मुस्बत अंदाज में सोचें। और इस मामला को मुस्बत अंदाज में लें ताकि वो हल हो सके। अगर हम शिकायतें माजी की तलखियां को टटोलते रहेंगे तो एनेबलिंग माहौल नहीं पैदा होगा। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, पीपल्स पार्टी और नून ने और उस वक्त जो बड़ी जमातें सब ने मिलकर जो मिसाक जमहूरियत साइन किया था, अब भी उसकी जो जो चीजें रह गई हैं हम उनको रिफॉर्म मद में लाके हल करा रहे हैं। 26 अमेंडमेंट में बिलावल साहब ने बड़े वाजे कहा है कि मिसाक जमहूरियत की जो चीजें रह गई थी इम्प्लीमेंट होने के, उसको हम यहाँ पे बिल की शक्ल में, लेजिस्लेशन की शक्ल में ला रहे हैं ताकि वो अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो मुकम्मल हो सके। जी। तो हम तो मिसाक जमहूरियत के बहुत ज्यादा हामी है और उस पर हम चाहते हैं अमल हो, बल्कि हम मिसाक मैशियत के ऊपर अब जोर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि लिविंग असाइड सियासी जमातें मुल्क की मैशत के एक रोड मैप पे एग्री हो जाए 5 साल का, 10 साल का। और उस पर कम अज कम जो क्रूशल इश्यूज हैं, IMF का इश्यूज है, सर्कुलर डेट का इश्यूज है, प्राइवेटाइजेशन का इश्यूज है, पोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो नई चीजें हैं जो रोक दी गई हैं IMF ने
उसमें मराद नहीं देंगे। इन चीजों पर बात करें कि इसको किस तरह से हम एड्रेस करेंगे मुल्क की मईशत की बहाली के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और हुकूमती वो इदारे जो नुकसान में चल रहे हैं उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो मिसाके इकोनॉमी, मिसाके, ठीक है, आपने कहा मिसाके मैशत और मिसाके जमहूरियत, तो थोड़ी सी आपकी आवाज भी कट रही है। मैं चाहूंगा तैमूर साहब और फिर अफनान साहब आपसे आखिरी सवाल का जवाब लूंगा। आप समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, बाकी जमातें भी हैं, अगर पीटीआई भी उस पर शामिल हो जाए। तैमूर साहब, जैसे आप कहते हैं इलेक्शंस के हवाले से जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं, आपने गवर्नेंस की भी बात की, इकोनॉमी चूंकि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, उसके भी जो लार्जर पैरामीटर्स है उस पर भी बाईपार्टिसन सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे बेग साहब कह रहे हैं। बेग साहब खुद माशाल्लाह एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड रखते हैं। झगड़ा साहब, सबसे पहले तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नहीं, डेमोक्रेसी की जरूरत है। ठीक, मिसाके जमहूरियत को छोड़ें, जमहूरियत तो ले आए ना। ठीक है, वो जो है वो इलेक्शन रिजल्ट से ही शुरू करता है। जहां तक मईशत की जरूरत है, मैं एक बात आपको कह, जी जी प्लीज। पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम करना है तो दो तीन चीजें चाहिए। पाकिस्तान की अगर दुनिया में कोई जो है वो क्रेडिबिलिटी रखनी है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका के करीब हो, आप चीन के करीब हो, आप सऊदी अरेबिया के करीब हो। अगर पाकिस्तान अपनी मईशत जो है वो मजबूत बुनियादों पे खड़ी कर दे, ठीक, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी दुनिया जो है वो रिस्पेक्ट देगी। इसको करने के कुछ प्री कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल में 3। पहली प्री कंडीशन ये कि आपका एक पॉलिटिकली स्टेबल जमहूरी निजाम, ठीक, ये जो अफनान ने कहा है कि 10 साल आपकी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है तो अभी 10 साल जो है वो हम रखते हैं, ये नहीं। अगर आगे का रास्ता आपने ले जाना है, ठीक, तो फिर आप जो है वो वोट को इज्जत दो से फॉर्म 47 को इज्जत दो वाला सफर जो है वो छोड़ दें, और ये जो सफर है ये जमहूरियत की तरफ अभी आपने ही शुरू कराना है। ओके, क्योंकि आप ही एक ऐसी किश्ती में सवार हैं जिसकी स्टीयरिंग व्हील कोई और चला रहा है, पहली बात। दूसरी बात जिसकी जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान ये फैसला कर दे कि हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी है या नहीं है। ठीक है, देखिए, हम लोगों को कहते हैं कि हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन हाल ये है कि जब हम अपनी नेशनल एयरलाइन मार्केट पे ऑफर करते हैं तो 85 अरब रुपए के बिड के अगेंस्ट 10 अरब रुपए भी कोई ऑफर नहीं करता। और वो तभी ठीक होगा जब हम ये समझ जाएं कि जब आप किसी को लाते हैं तो उसको लाना कैसे होता है। और उसकी सबसे बेहतर मिसाल तो ये है कि हम एक क्रिकेट कोच को, जेसन गिलेस्पी को जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, और वो हम ऑनर नहीं कर सकते, तो हम इन्वेस्टर को जो वादा करते हैं वो हम क्या ऑनर करें। ओके, तैमूर तो भाई ये इसका- दूसरी चीज हो गई ओके, लास्ट में कि सर, हमें जो है वो एक ओपन मार्केट इकोनॉमी चाहिए। और आखिरी चीज जो हमें चाहिए, जी जी, पाकिस्तान एक वफाक है, और एक वफाक जो है वो एक यूनिटरी फॉर्म में नहीं चलता। ठीक है, इसका मतलब कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी और एक्चुअली जो वफाक के जो हिस्से हैं, बलोचिस्तान हुआ, पुख्तूनख्वा हुआ, सिंध हुआ, इन सब को जो है वो अपनी स्टेचर देनी पड़ेगी। और Fair वो enough. नहीं करना पड़ेगा जो अभी इस्लामाबाद में पश्तूनों के खिलाफ हुआ। ये इससे कभी भी डंडे के जोर पे जो है वो एक वफाक जो है वो मजबूत नहीं होता। और हमारी तारीख से बेहतर किसको ये जानना। पॉइंट टेकन। जी अफनान साहब, तीनों नुकात पे आपका जवाब चाहिए, क्योंकि आपका भी इकोनॉमी के हवाले से बड़ा गहरी नजर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओपन मार्केट, और तीसरा जो आपके चारों सूबे इकाइयां हैं उनको ऑन बोर्ड लाना होगा तमाम मामलात में। अफनान भाई, टुवर्ड्स द एंड। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी ओपन मार्केट इकोनॉमी तो है, लेकिन बहुत सारे मामला ठीक इसलिए नहीं चलते क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नेंस का एक बड़ा सीरियस इशू रहा है। और जब गवर्नेंस ब्रेक डाउन हो तो फिर आपका ज़ाहिर है सिस्टम ओपन मार्केट हो या क्लोज्ड हो, सिस्टम फिर चलते नहीं है। कॉम्पिटेंसी के भी बहुत सारे इशूज़ हैं, कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो नहीं है इतने, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है मामला तो हैं, लेकिन ये सारे मामला हल कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातचीत करने से ही होंगे। ठीक। और हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि हमने क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है।
और वो थ्रू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी ही होगा। फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दें पिछले 13-14 साल में किसकी वजह से पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी इस मुल्क में रही है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। और मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान पिछले अगर 10-12 साल में आप पूछेंगे ना तो वो झूठे बयानियों ने बनाया है। हवा में बयानियाँ बना दिए, झूठे बयानियाँ बना दिए, उससे मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम करने की बयानियाँ बना दिए। ये ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी लेके आया है। फिर आपने बात की उसकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड यही एक डॉक्यूमेंट है। अगर पीटीआई इसको पढ़ ले, इसको समझ ले और अगर वाकई इसके ऊपर आना चाहे तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं इसके ऊपर। सर लास्ट में जो सूबों के हवाले से बात की थी सर, अच्छी तरीके से मामले को आगे लेके जाए। अफरान साहब सूबों के हवाले से जो बात की कि सब बात ये है कि ये लिसानियत के ऊपर, लिसानियत की ये बयानी है और लिसानियत के ऊपर बात करना जो है वो अफसोसनाक है। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि अगर सबसे ज़्यादा पश्तून नहीं रहते तो दूसरे नंबर पे ज़रूर पश्तून रहते हैं। एग्जैक्टली तो ये कह देना जी पश्तूनों पे हमला, ये बिल्कुल झूठ बात है। बात ये है कि आप लोग लश्कर लेके आके हमले ना करें तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं। ठीक, चले वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आपका सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, तीनों मौजूद को वेलकम, फॉर्मल शुक्रिया। इन्होंने अपने अपने नुकात बताए और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ऑप्टिमिज़म भी है लेकिन कुछ अपनी अपनी जमातों के नुकात भी रखे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कल जब पहली बैठक होगी तो उससे कोई हौसला अफजा हमें खबरें मिलेंगी। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत है उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कप पेस्ट्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज, समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया जनूबी वज़ीरिस्तान का। वहाँ पर उन्हें जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम है और जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई। वहाँ उन्होंने जवानों और अफसरान से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि कल जो शोहदा 16 फ़ौजी जवानों को शहीद किया गया है और इसके अलावा भी जो हम देख रहे हैं कि एंटी टेररिज्म एक्ट्स में जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान अपनी शहादतें दे रहे हैं, इनका खून जो है वो रैगा नहीं जाएगा, इनको फरामोश नहीं किया जाएगा और अवाम की मदद से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को कायम किया जाएगा। आपके इल्म है कि गुज़िश्ता शब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जब खवारिज के ग्रोह ने हमला किया आर्मी की चेक पोस्ट में और फायरिंग के तबादले में ISPR के मुताबिक 16 जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया मादरे वतन के लिए और इस 8 जो खवारिज हैं उनको वो भी इसमें मारे गए हैं। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में इसी हफ्ते कुरम जो ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, उस हवाले से भी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और ये तय हुआ था कि असला और बंकर्स को ख़त्म करना होगा, तब जाकर वहाँ पर पायदार अमन कायम हो सकता है। इन
इन नुकात में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। आप दिफाई तजिया निगार हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं तारिक अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, ये दोबारा से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो एक तेज़ी आ रही है। कल का जो वाक़या हुआ, आज आर्मी चीफ साहब मौजूद थे और उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने हौसला भी बढ़ाया और खराज तहसीन पेश किया कि जिस साबित कदमी से हमारी फोर्सेस इन खारजियों का मुकाबला कर रही हैं। क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन के हवाले से, चाहे वो जनूबी वज़ीरिस्तान हो या ज़िला कुरम हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी मच आपके इनवाइट का। और इससे पहले कि मैं इस के ऊपर अपना कमेंट करूं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं इन शहदा को और इनके वालदैन को जिनके खून से अपने इन्होंने हमारी आज़ादी की आबियारी कर रहे हैं, और तमाम शहदा को वॉर ऑन टेररिज्म के पाकिस्तान जिस तरीके से इस जंग को लड़ रहा है, जिस अच्छे तरीके से इस जंग का सामना कर रहा है, और हमेशा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं जी। तो मैं उस सिलसिले में ये कहूंगा कि इन कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं और इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। देखिए जी, जो सर्ज आया है हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली ये जो अफगानिस्तान में 2021 में जब अबूरी हुकूमत आई, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जैसे इन्होंने दोहा में प्लेज किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो हुकूमत है वहां की अबूरी हुकूमत, वो उसमें बुरी तरह ना सिर्फ नाकाम हुई है, बल्कि अभी मुझे तो लगता है कि वो उनकी जो पॉलिसी है एज अ पॉलिसी, वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को वहां पे हार्बर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, और दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ क्लाइंट फॉर अ स्पॉन्सर, जो कि इंडिया की सूरत में वहां पर मौजूद है। तो पाकिस्तान आज विक्टिम है प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स के विक्टिम हो रहा है, जो इंडिया से आ रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर आ रहा है। अभी देखिए, पिछले कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि जो इनके तालिब टीटीपी के जो फुट सोल्जर्स हैं, उनको अफगानिस्तान से पुश करके यहाँ भेजा गया कि आप जाओ यहाँ पर जंग करो। यहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारी जो पॉलिटिक्स है, इससे जो हमारा फोकस है, मेन फोकस जो कि वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर होना चाहिए था, जब वो सूबाई हुकूमतों का इस तरह नहीं रहा, तो ये चीजें और बढ़ना शुरू हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक एनवायरनमेंट उनको मिल गया है। तो आई थिंक अभी जब तक हम होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ इसको सीरियसली लेंगे, देखिए हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, लेकिन उसका जो अमल दरामद था उसके ऊपर वो वैसा नहीं था। उस वक्त सब कोलैबोरेशन भी थी, विल भी था स्टेट के बीच में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई और हमने देखा कि आगे चलकर हमें मुसीबत पड़ी है इसको, और ज्यादा और फैलता चला गया जी। अब भी हम मेरे ख्याल में होश के नाखन लेने चाहिए और हमें होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत इसको, अगर हमने इसको खत्म करना है तो हमने सब ने मिलकर इसको खत्म करना होगा, वरना ये किसी सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी इदारों की सिर्फ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काइनेटिक पार्ट करेंगे, लेकिन बाकी हिस्सा गवर्नमेंट ने करना है और सूबाई हुकूमतों ने करना है। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात जो इन्होंने की, बड़ी दोहा का इन्होंने हवाला दिया, उसमें ये कमिटमेंट हुई थी, वो अफगान हुकूमत जो अबूरी हुकूमत है उसमें उसको पूरा करने में नाकाम हुई है। पाकिस्तान को भी आलमी बरादरी को इस बात का उनको पाबंद बनाना चाहिए कि इसके ऊपर उनको लेके हैं कि उनकी सरजमीन अब भी इस्तेमाल होती आ रही है और मुसलसल उसका इस्तेमाल हुआ है। बल्कि जैसे कि लगता है ऐसे कि जो उनकी सपोर्ट है, तो हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, उनका इंगेज करे। उनके चाहिए ये था कि उनके एम्बेसडर को बुलाया जाए, बुला के बात की जाए। तो ये एक पहली बुनियादी बात ये थी। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के ये जो कल का वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। कल से पहले एक दिन पहले भी हुआ है, ज़िला खैबर में हुआ है, उसमें ठीक कह रहे हैं आप, एवरीडे अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। तो उसमें अच्छा पाक फौज ने उसको काउंटर भी किया, अब 8 दहशतगर्द मारे भी गए, ये भी हुआ, वासिल जहन्नम हो गए। तो ये मुसलसल एक चल रहा है। तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बैरूनी एलिमेंट जो है इंटरनेशनल, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मुल्क दुश्मनों की इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हुकूमत को काम करना चाहिए और इस मसले को इंटरनेशनल सतह पर किसी भी फोरम पर उठाना चाहिए कि ये जो मुसाया ममालिक की तरफ से मुदाखलत होती है, अफ़गानिस्तान से मुसलसल हो रहा है, इसके ऊपर जो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आना चाहिए और कौम के साथ, और बल्कि इसको असम्बली में, पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए।
वहाँ से कोई रेजोल्यूशन आनी चाहिए, उसमें मतलब अपोजिशन जमात सबसे बड़ी जो पार्टी जमात अपोजिशन में पीटीआई को सपोर्ट करनी चाहिए। दुनिया को एक पैगाम जो है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, तो उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है दुनिया के ऊपर भी और अफगानिस्तान के ऊपर एक दबाव डाला जाए, तो ये हिकमत अमली हो सकती है। बाकी पाक फौज तो ऑलरेडी मैदान में है, शहादतें दे रही हैं, उनका तो अपना, और पाक फौज के अलावा सिविल फोर्सेस भी मैदान में पुलिस है, भी है, पुलिस भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, मतलब एक वसी तनाज़ुर में और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ये तो जो बात तारिक साहब भी कर रहे हैं, आपने होल ऑफ द नेशन अप्रोच की बात की। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ सर, मुश्तरका हुआ था, जो खुशैन पहलू है कुरम के हवाले से, मैं उस पर भी आपका राय लेना चाहूँगा। आपने कहा कि जो सूबाई हुकूमत है, जाहिर बात है अगर वज़ीर आला साहब अब तो मुज़ाकराती टीम में भी हैं और कल से शुरू हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, लेकिन आपने कहा कि जब आपकी जो डायरेक्शन है मुंतशिर होती है तो फिर फोकस ज़रा ड्रिफ्ट हो जाता है। आप समझते हैं कि अच्छा था कि मुश्तरका तौर पे सदारत थी, वज़ीर दाखिला थे, उसमें कोर कमांडर पेशावर थे, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला मौजूद थे, और वहाँ कहा गया है कि बंकर्स और असला जो है वो ख़त्म करेंगे तो फिर पायदार अमन कायम हो सकता है। आपकी राय में इस विल के तहत और 1 फरवरी की तारीख दी गई है, इस पर अमल दरामद होगा तो कुरम जो है, जो एक अरसे से डिस्टेबलाइज है, वो भी स्टेबल हो जाएगा? देखिए ऑप्टिमिस्ट तो रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जरूर होनी चाहिए, लेकिन वहां से असले को खत्म करना कुरम से, जो सदियों से उनकी एक ट्रेडिशन कल्चर भी रहा है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत असला फेंका भी गया, लाया गया इस कुरम के इलाके में जी। अब देखिए कुरम के इलाके में अगर आपने आउट रेंज करना है या वेपन में उनका मुकाबला करना है, तो दे हैव ऑल दी ऑटोमेटिक वेपन्स। देखिए जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो तकरीबन 4-4.25 लाख के करीब यहाँ पर असला था, वो 100,000 तकरीबन 1 लाख के करीब असला यहाँ से निकाल सका। बाकी हाई फायर किस्म के वेपन्स उनके 3.25 लाख के करीब यहीं पर मौजूद है। नाइट विजन डिवाइसेस वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं, तो हाई फायर असला जो अमेरिका का वो इसी जगह पे मौजूद है। यही अफगान अबूरी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली और जो इलीगल स्पेक्ट्रम के तहत ये असला इन्हीं रीजन्स में लाया गया। ये बहुत बड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चैलेंज होगा कि उसको असला से पाक किया जाए। वहां का कल्चर है, वहां दुश्मनियां हैं, वहां पर चूंकि गवर्नेंस के इश्यूज है। देखिए कुरम को अनवार समझने की जरूरत है कि कुरम का मसला इट इज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वर्स्ट गवर्नेंस। मैं इसलिए कहूंगा कि बैड गवर्नेंस की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी हालात यहाँ तक पहुंच गए कि 70-72 दिन से ज्यादा एक मेन आर्टरी बंद रहती है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम छोटी पॉलिटिक्स के लिए अपने जो प्रायोरिटीज है वो ही नहीं सेट कर पाते। अगर इन्होंने करना है इस चीज को, ये मिलिट्री ऑपरेशन कम गवर्नमेंट की अप्रोच होगी तो तब जाके ये करेंगे, लेकिन जिरगे का भी जो सिस्टम है वो पैरेलल चलना चाहिए, नेगोशिएशन भी करनी चाहिए। फौज का काम है वो अपने काइनेटिक ऑपरेशंस बहुत सीरियसली करे, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी, हमारी जो पॉलिसी है उसमें आप देखें कि एक्सटर्नल प्लेयर्स यहाँ पे उनकी कम से कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी हार्ड टास्क। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने कहा मुश्किल है, एक मुश्किल हदफ रखे, लेकिन बखल में व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सर लास्ट वर्ड आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये मुश्किल मरहला हुआ है, लेकिन इब्तदा हुई तो ये बड़ा एक है, आगाज तो हो गया ना, एक ट्रैक पे हम चढ़ गए, आइडेंटिफाई तो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और केपीके के सीएम जो नहीं बैठ रहे थे वो वफाक की वज़ीर दाखिला वफाक के साथ बैठ के एक बात हो गई, एक उन्होंने एजेंडा भी तय कर लिया। इसमें मतलब कुछ 100% कामयाबी नहीं हुई तो कम से कम कुछ न कुछ कामयाबी इसमें लाजमी बातें होगी, और इसमें हुकूमत का भी बड़ा विल है और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बड़ा इसके ऊपर है, सिविल उसकी क़यादत मुतहद है। तो यकीनन कल भी मुज़ाकरात होंगे तो उसमें भी ये इशू जो है ये यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में भी होता है, तो ये 2-3 चीज़ें जो एड्रेस होगी यकीनन एक आगाज़ हो गया। ये खुश आइंद है कि हुकूमत अपोजिशन बैठ गए हैं, कुरम का मसला भी है, बाकी मसाइल जो भी जो उनके मुतालबात हैं इसके ऊपर पेश रफ्त होगी। कुरम का मसला इतना जैसा इन्होंने कहा कि आसान नहीं है, लेकिन हम कम से कम कुछ इब्तदा तो हुई, आगाज तो हुआ। असल बात तो यह है कि जब आगाज हो गया उसका जो है वो बेहतर तौर पे इंशाल्लाह अंजाम भी होगा। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने अपने जी जाहिद साहब कुछ आप बात करना चाहिए। अनवार देखिए जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे हुए हैं, क्लियर, होल्ड और बिल्ड, ये 3 pronged स्ट्रेटजी रही है। हमेशा हम क्लियर और होल्ड पे तो अफवाज और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ऑपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, लेकिन जब बिल्ड का मसला आता है, जब हमने उसमें सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग को लेके जाना है, पॉलिटिकल प्रॉन्ग को लेके जाना है, तो वो हमारा वीक रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि तीनों स्टेजेस को इकट्ठा हमने कलेक्टिवली इसको अप्रोच करना है, और एक स्ट्रेटेजिक पॉज की जरूरत है पाकिस्तान को, स्ट्रेटेजिक पॉज इन अ वे कि अपने बाकी तमाम चीजें रोक दे या कम कर दे, और इकोनॉमिक्स, हमारी सिक्योरिटी
और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसको प्रायोरिटी पे रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि फिर हम नेशन अप्रोच के तहत हम इसको अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। वेल पुट सर, 30 सेकंड्स। जी बस वही मैंने कहा एक बड़ा अलमिया हुआ कि वहाँ अद्वियात नहीं गई, फूड नहीं पहुंचा, फूड आइटम नहीं पहुंचे, बच्चों की हरकतें हुई थी, इंसानी अलमिया भी है ये। अलमिया भी है, तो इसके ऊपर सब लोगों को संजीदगी से बैठना चाहिए। बहुत अच्छा आपने नुकता उठाया, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने इख्तिताम में गुफ्तगू सुनी, बड़ी फिक्र अंगेज बातें सामने आई हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इन मामलात को ज़रूर ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।